लेते हैं बस। हुसैन का नहीं, मैं अभी मेरा बात अच्छा। तो इस वक्त हमारे साथ माशाल्लाह हमारे तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंट्री लीडर, जो कि ज़िम्मेदारी पहले मेरे पास थी, वो पार्टी की जानिब से हमारे चेयरमैन इमरान खान साहब की जानिब से, चीफ ऑर्गेनाइज़र की जानिब से, वो हमारे साथी बहुत हमारे ब्रिलियंट, जिनकी बड़ी नज़र है मुल्क की इकॉनमी पे, पूरे मुल्क की सियासत पे, और ख़ास तौर पे टेक्निकल इशूज़ को बड़ा अच्छा देखते हैं असम्बली में भी। तो बिलाल गफ़ार साहब हमारे सीनियर साथी हैं, जिन्होंने कराची में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे, सबसे अच्छा रिज़ल्ट दिया था अपने ज़िले में माशाल्लाह। ईस्ट में हमने स्वीप किया था। तो बिलाल गफ़ार साहब हमारे साथी हैं। ये इस वक्त माशाल्लाह नए पार्लियामेंट लीडर हैं। तो मैंने परसों अपना इस्तीफ़ा दे दिया था, इन्होंने माशाल्लाह अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया है, और मुझे उम्मीद है कि मुझसे ज़्यादा बेहतर अंदाज में इंशाल्लाह सिंध में हमारी पार्टी के MPs को, हमारी पार्लिमानी पार्टी को लीड करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, तो पीछे आ जाइए दोनों को लगा। तो इसके बाद डॉक्टर इमरान शाह साहब हमारे MPA साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नुसरत बहन हमारे साथ MNA मौजूद हैं, जयप्रकाश उकरानी साहब लोहानो हमारे साथ MNA साहब मौजूद हैं। आज हमें जो इत्तेफाक आना पड़ा, वो इसलिए आना पड़ा कि जो हम कौम तो 2007 से देख रहे थे सब लोग, पूरा सिंध, और हम भी चीख रहे थे, चीख के गले फाड़ के बता रहे थे कि भाई जो कुछ हो रहा है सिंध में, जो कुछ भी हो रहा है, जो भी करप्शन हो रही है, लूट मार हो रही है, चोरी हो रही है, मतलब ज्यादती हो रही है, उसके पीछे एक ही शख्स का किरदार है। बैंक में अगर फ्रॉड होता है तो कैशियर के बगैर जिसके पास खजाने की कुंजी होती है, उसके बगैर कोई शख्स उसमें वो भी शामिल होता है उसके अंदर। तो इत्तेफाक से सिंध के खजाने की कुंजी बहैसियत फाइनेंस मिनिस्टर सैयद मुराद अली शाह साहब के पास है, और इस पूरे अरसे में जो हज़ारा अरब रुपए NFC अवार्ड की सूरत में यहाँ आए, और उसकी जो लूट मार हुई, उसके ज़िम्मेदार डायरेक्टली मुराद अली शाह साहब हैं। और हम तो कहते रहे, और चूँकि हम तो कहते हैं ना कि साईं तो साईं की करप्शन भी साईं तो साईं की अयारी भी साईं तो साईं की मक्कारी भी साईं तो साईं की अदाकारी भी साईं, और साईं तो साईं की बिलावल जरदारी भी साईं। मैं कहता हूँ जैसे साईं की करप्शन साईं, और तो छोड़िए सब अपनी जगह, लेकिन पेंशन के पैसे, तफसील इसके अंदर बिलाल गफ़ार साहब बयान करेंगे इस पेंशन इशू के ऊपर, कि अरबों रुपए, पेंशनर भी जाली, अकाउंट भी जाली, केस भी जाली, और पेंशनरों के अकाउंट के अंदर 2 अरब से 2 अरब 47 करोड़ से ज्यादा, सुन तो खरबों में रहे हैं। मुर्जा आप कहते हैं कि हलीम आदिल को पैसों का नहीं पता। भाई मुझे बिल्कुल नहीं पता यार, हमें किसी को नहीं पता। ये आप लोगों के नोट गिनने की मशीनें आपके दफ्तरों में, घरों में लग गई है, ट्र जो नोट गिनते हैं, हमें क्या पता अरब खरब करोड़ क्या होता है, मैंने नहीं देखे। तो मैं कहना चाहता हूँ, इस वक्त जो सबसे बड़ा एक स्कैंडल आया कि दादू में डावच फैमिली, जो वज़ीर आला सिंध के फ्रंट मैन ने सारे, इसके प्राइवेट सेक्रेटरी मुराद अली शाह साहब के प्राइवेट सेक्रेटरी सलीम बाजारी, और एक और टेक्निकल एक्सपर्ट, मतलब देखिए ये मैंने बताया ना, अयारी, मक्कारी, अदाकारी, अफसर भी ऐसे रखे हुए हैं। हमने देखा था कि जो करप्ट होता है वो जरा मतलब खामोश होता है जरा, सबसे करप्शन भी टॉप की है, एरोगेंस भी टॉप की है इनकी। पर मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो इस वक्त करप्शन केस है, हम कहते हैं जी मुराद अली शाह जवाब दो, करप्शन का हिसाब दो, मुराद अली शाह जवाब दो, पेंशन का हिसाब दो, जो आपने अरबों रुपए बेचारे पेंशन पता नहीं जाली थे असली थे। ठट्ठा में इनकी सोमरो साहब की रिपोर्ट में वहाँ गया था, देखा तो बेचारे को जाली नोटिस मिला, जिसके अकाउंट को इस्तेमाल किया वो मर गया अपनी जान से। तो मुराद अली शाह साहब, इस सिंध की तबाही के जिम्मेदार आप हैं, और आपने सिर्फ 13 साल आगे लगा के रखा, सबको पागल बना के रखा, और मैं कह अब आपके परतें खुलने लगी हैं। और कल जो कुछ हुआ है, कल जो पहला रेफरेंस बना है, हमारा कोई इसमें किरदार नहीं है। ये नैब में सब चीज़ें पहले से चल रही थी। ये जाली अकाउंट केस है जो कि आपके चाचू नवाज शरीफ के दौर में स्टार्ट हुआ था।
یہ ہمارے 18 سے پہلے کے جعلی اکاؤنٹ، فیک اکاؤنٹس، پاپڑ والا، چھولے والا، رکشے والا، یہ سارے معاملات ہم سے پہلے کے ہیں. تو کل جو نوری آباد کا جو ریفرنس بنا ہے جعلی اکاؤنٹ کیس میں، کچھ 47-48 کیسز کے اوپر جو ہے تحقیقات ہم نے سنا ہے، میڈیا پہ سنتے ہیں کہ جاری ہیں، اور جس میں ماشاءاللہ صاحب بہادر سائیں تو سائیں، کرپشن بھی سائیں، مراد علی شاہ صاحب جو ہیں، شوگر مل سبسڈی کے اندر شوگر ملز کو سبسڈی دی، انور مجید کی شوگر ملز کو سبسڈی دی، اور اس کے اندر 5 ارب روپے کی کرپشن کی، اس کا بھی تحقیقات، مطلب اس میں بھی سائیں کی کرپشن ماشاءاللہ فرنٹ پر رہی. ٹریکٹر اسکیم، کہا کہ جی غریبوں کو ٹریکٹر دینے ہیں، غریبوں کی ٹریکٹر کے نام پہ سبسڈی دینی ہے. بہاریوں کو ہمیں بڑا غم ہے، ہم بڑے بہاریوں کو ٹریکٹر دینے ہیں. ٹریکٹر کی سبسڈی بھی انور مجید کو، ٹریکٹر بھی انور مجید کا، اور کہتے ہیں نا سائیں تو سائیں کی کرپشن بھی سائیں. نہ ٹریکٹر ملا، نہ سبسڈی ملی، نہ کچھ ملا. سب کچھ جو ملا وہ چند ٹریکٹر کھڑے کرتی ہے. ایک تصویریں بنتی تھی انور مجید کے دفتر میں، ٹریکٹر بھی کھا گئے، سبسڈی بھی کھا گئے. غریب کو مجھے چیلنج کرتا ہوں، مجھے دکھا دے کوئی اس ٹریکٹر اسکیم کا ٹریکٹر بھی چلتا ہوا. ٹھٹا شوگر مل، جس میں سائیں کے ہاتھ کے سگنیچر موجود ہیں کہ جی شوگر مل کی بڈ آئی ہوئی تھی کوئی 36 کروڑ روپے کی. سائیں نے کہا کہ نہیں، یہ جو ہے انور مجید اینڈ کمپنی اومنی گروپ، یہ تو بڑے پروفیشنل ہے، ان کو تو سستی دے دو، چلائیں گے. پہلے 12 کروڑ میں دی، اور اس کے بعد 1 ارب روپے اس کو چلانے کے لیے دے دیے. اور ماشاءاللہ ایسے نوسرباز کہ وہ شوگر مل بھی کھا گئے، آج بھی چلے کھنڈرات ہے. ابھی آپ لوگ تیار ہو جائیے انشاءاللہ. میں کراچی کے صحافیوں سے کہتا ہوں، آپ کے اداروں سے بھی کہتا ہوں، اگر آپ نے غضب کرپشن کی عجب کہانیاں دیکھنی ہے تو میرے ساتھ چلیے. ہم آپ کو پورے سندھ کے ایک گاؤں گوٹ لے کر چلیں گے، وہاں دیکھیے گا کہ وہاں ہو کیا رہا ہے، سندھ کے ساتھ انہوں نے کھلواڑ کیا کیا ہے. ہم آپ کو لے کے چلیں گے. چلنے والے بنیے. تو آج بھی چلیے. مطلب 1 ارب دے دیا انہوں نے سبسڈی کے، اس کو پیسے بھی دے دیے اوپر سے، سندھ بینک کو استعمال کر کے. سندھ بینک بھی تباہ کی، اور شوگر بھی آج بھی کھنڈر بنی ہوئی ہے. نوری آباد پاور پلانٹ، جس کے اندر ایک ریفرنس بن گیا، اس میں بھی کیا چمتکاری دکھائی، جعلی کمپنی بنائی، اور اس میں فرنٹ مین پلی بارگین کر چکا ہے. سائیں وعدہ معاف گواہ بن چکے ہیں، چوری کا رقم لوٹا چکے ہیں. یہ سارا کام جمالی، اور یہ سارا کام آپ کے سگنیچر سے ہوا ہے مراد علی شاہ صاحب. بچ نہیں سکو گے. اور آپ کے اندر جو ٹیکنیکل لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ایک سے ایک وہ فیاض جتوئی بٹھایا ہوا ہے. فیاض جتوئی پتہ نہیں سی ایم ہاؤس میں کیا ہے وہ، مطلب پیچھے ایک ایسی ٹیکنیکل ٹیم بیٹھی ہے. ان کے فیاض جتوئی کے اثاثوں کی چھان بین ہونی چاہیے. سلیم بجاری تو سامنے آ چکا ہے. سلیم بجاری کھرب پتی آدمی ہے. اس جعلی پینشن اکاؤنٹ کے پیچھے بھی سلیم بجاری سے نتھنگ. وہ بیچارہ گدا گاڑی چلانے والا، ان کا پرائیویٹ سیکٹری ہے. اس کو جو ہے اربوں روپے کھربوں روپے. فیاض جتوئی کی بھی انکوائری ہونی چاہیے. اور ان کا جو آدھا خاندان، اس کی الگ پریس کانفرنس کریں گے. ان کے خاندان میں 22 گریڈ سے لے کے 17 گریڈ تک کے ماشاءاللہ جتنے ہیں رشتہ دار، آج بات نہیں کروں گا، الگ چیپٹر ہے، اس کے اوپر پتہ چلے گا. ان کی بھی تحقیقات انشاءاللہ ایک کی ہونی چاہیے کہ سائیں یہ ہزارہ ارب روپے جو آئے 18ویں ترمیم کے تحت، یہ سائیں نے گھمائے. کوئی چلو جی کہیں پاپڑ والے سے نکلا، کہیں سے نکلا، لیکن سائیں کے پاس بھی تو آیا نا. سائیں بھی تو اتنے معصوم نہیں ہے جو کہتے میرا تو کچھ نہیں، میں تو کچھ نہیں کیا. سائیں صاحب ہوگا آپ کے ساتھ. اور اس کے بعد روشن سندھ، ایک اور پروجیکٹ انہوں نے کرپشن کی. سندھ کو جی ہم سولر لائٹیں لگائیں گے. ان کی کرپشن بھی سولر سسٹم وزیر اعلیٰ ہے. یہ سولر سسٹم پر چلنے والا وزیر اعلیٰ ہے. بس لائٹ ہو رہا وہ چلتا ہی رہتا ہے. سولر سسٹم کرپشن ہے ہمارے یہاں. کرپشن بھی سولر کے نام پہ، سندھ کو روشن کرنے کے نام پہ سندھ کو انہوں نے مدھم کر دیا، سندھ کو اندھیروں میں دھکیل دیا، سندھ کو کھنڈرات بنا دیا. روشن سندھ کے نام کے اوپر بھی ایک صاحب تو 290 ارب روپے وصول کیے ہیں، اور وہ پلی بارگین بھی اس کے اندر ہو چکی ہے. اور اس کے اندر بھی پورا پروجیکٹ جو تھا اس کے اندر، تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر روشن سندھ میں بھی پلی بارگین ہو چکی ہے. روشن سندھ کے اندر نام پہ ماشاءاللہ دوسرے آج کل بیٹھتے ہوئے دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں ہمارے MPs کو. شرجیل نوام میمن، اور یار اس اسپیکر صاحب کوئی تو ایسا چیئرمین کمیٹی نامزد کیا کرو، اپنی کرسی کا تو لحاظ کرا دی. اسپیکر صاحب کس کو آپ اپنی جگہ بٹھا کے چلے جاتے ہیں. شرجیل نوام میمن اس میں ساتھ ہے. اور روشن سندھ کے اندر انہوں نے کرپشن کی. اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ کسی جگہ مراد علی شاہ، باقی جو ایشوز ہیں سندھ کے آپ کو پتہ ہی ہے کہ سندھ کے اس شہر کو کچرا کنڈی کس نے بنایا؟ مراد علی شاہ نے.
لاڑکانہ کو ایڈز کس نے لگائی؟ مراد علی شاہ نے. کتوں کی ویکسین کس نے نہیں دی؟ مراد علی شاہ نے. تھر میں بچے کس نے مروائے؟ مراد علی شاہ نے. اور یہ مراد علی شاہ کچھ نہیں ہے، سائیں تو سائیں، سائیں کا زرداری بھی سائیں. جب بلاول زرداری یہ کہتا ہے کہ الیکشن کے بعد میں کچھ تبدیلیاں کروں گا لیکن وزیر اعلیٰ یہی رہے گا، اس کا مطلب ہے کہ کماؤ پوت ہے. بھائی کماؤ پوت ہے آپ کا، اچھے نوٹ چھاپ کے دیتا ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں بلاول زرداری صاحب حساب دیں، ان پینشن کیس کا حساب دیں، ایڈز کا حساب دیں، کتے کی ویکسین کا حساب دیں. میں دوبارہ ایک چیز بتاؤں گا جو میرے ذہن سے نکلتی نہیں ہے. 92 کروڑ کتے کھسی کرنے کے لیے خرچ کر دیے. اب کون سا آپ لگائیں، رپورٹ بنائیے کون سا نیوٹر ہے کون سا نہیں ہے. مطلب اس طریقے کی کرپشن انہوں نے کی ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ مراد علی شاہ صاحب، ہم انشاءاللہ آپ کو گراؤنڈ پر، اسمبلی میں، روڈ پر، رستے پر، ہر جگہ آپ کو بے نقاب کریں گے. اور میں اس کے بعد چند باتیں میں کہنا چاہتا ہوں. میں پوچھنا چاہتا ہوں ڈومیسائل کا فیصلہ کہاں گیا؟ مسائل ڈومیسائل کی تھا سندھ میں، جعلی ڈومیسائل، وہ کہاں گیا؟ ڈومیسائل ایشو گم ہو گیا آپ کا. تو جس پہ آپ نے نہ آپ کو جواب، صحت کے ایشو کا آپ نے ابھی تک جواب نہیں دیا. تعلیم آپ کو میں دکھاؤں گا کس طریقے سے آپ چلنے والے بنے کہ اسکولوں میں گدھے بنے ہوئے ہیں، گھوڑے بنے ہوئے ہیں، استبل بنے ہوئے ہیں، باڑے بنے ہوئے ہیں، کتے گھوم رہے ہیں، جانور گھوم رہے ہیں، وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا. اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد آج دیکھیے کہ سندھ میں لاقانونیت ہے. کبھی مونیکا سے زیادتی ہوتی ہے، کبھی سکھر میں بچی سے زیادتی ہوتی ہے. سندھ میں پولیس جو ہے انہوں نے اپنے گھر کی لوڈی بنا لی ہے. اور اب اس کے بعد بلال غفار صاحب نے اس میں تفصیل سے بات کرنی ہے. میں کہنا چاہتا ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب، کل جو آپ نے تقاریر کی ہیں، جو آپ 21 تاریخ کو اسرائیل نامنظور ریلی نکالنے کے لیے آپ یہاں آ رہے ہیں، تو میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مولانا صاحب کہ دین اسلامی جو ہماری مذہب کی سیاست جو ہوتی ہے، دو چیزوں کے اوپر کی جاتی ہے، ایک ختم نبوت پر اور ایک اسرائیل کے اوپر. اسرائیل کے اوپر تو آپ کے نواز شریف، آپ کے پارٹنر نواز شریف کے 2 وفود اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے نواز شریف نے بھجوائے تھے، اجمل قادری صاحب اس کو مان چکے ہیں. اس وقت آپ کہاں تھے؟ دوسری بات ہوتی ہے ختم نبوت کی. تو ختم نبوت پر سب سے بڑا حملہ 2017 میں نواز شریف کی حکومت کی جانب سے کیا گیا تھا اور مولانا فضل الرحمان نے اس کے اوپر سائن کیے تھے. سلام ہے شیخ رشید کو کہ اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ کہاں ہے مولانا، کہاں ہے مولانا، کہاں ہے مولانا. مولانا اس وقت کشمیر کمیٹی کے مزے لوٹ رہے تھے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو اس وقت دوبارہ مڑ کے آئے ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ختم نبوت پہ سب سے بڑا ڈاکہ نواز شریف نے 2017 میں ڈالا تھا کہ حلف سے 7A اور 7C شاید ختم کی جا رہی تھی. اس وقت مولانا صاحب نے اس کو ووٹ کیا تھا اور ہم نے، شیخ رشید صاحب ہمارے اپوزیشن میں ساتھ تھے، آج ہمارے وزیر ہیں، انہوں نے کھڑے ہو کر ان کو یاد دلایا تھا. تو میں کہنا چاہتا ہوں مولانا صاحب آپ کا یہ منجن نہیں بکنے والا، آپ کی یہ ڈرامے بازی نہیں چلنے والی. آپ کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے اور آپ کے کچھ لوگ، صوبائی لوگ نام لے کے ان کا قد نہیں بڑھانا چاہتا. وہ طاہری مسجد میں، فرنٹیئر کالونی میں آرمی چیف کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے لسٹ منگا کر قادیانیوں کو پروموٹ کیا. شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو؟ آپ فوج میں بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ اپنی سیاست کے لیے فوج کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی تھوڑی سی شرم، کوئی حیا اپنے پارٹنروں سے، آپ کے پاس تو چلے اگر نہیں ہے خواجہ آصف سے لے لیں. آج کل تو پیروکار ہیں نواز شریف کے. اور کل مولانا صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم جلسے میں آپ کیوں روکتے ہو؟ ہمارے جو طلباء کرام ہیں وہ تو سیکھنے آتے ہیں یہاں، انہیں پتہ چلنا چاہیے سیاست کا، انہیں پتہ چلنا چاہیے. مولانا صاحب کا فارمولہ کل کہ جی ہمارے جو طلباء آتے ہیں ان کو کیوں منع کرتے ہو؟ انہیں تو سیاست آنا چاہیے. مولانا صاحب یہ بچے ان کو گھر سے بھیجا جاتا ہے دین کے لیے، قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، حدیث کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے. وہ قرآن شریف پڑھنے آتے ہیں. وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب وہ اب جہاں سے آپ کی تعلیمات کے بعد جائیں، گھر سے انہوں نے بھیجا کہ یہ بچہ ہمارا حفظ کرنے جا رہا ہے، قرأت کرنے جا رہا ہے، اور ان جلسوں کے بعد مولوی صاحب وہ بچہ گھر جا کر کہے کہ کیا بھیجا گیا قرآن شریف پڑھنے کے لیے؟ واپسی میں وہ طالب علم بچہ استاد وہ سیکھ کے کیا جا رہا ہے؟ اللہ تیر بجا میاں دے نعرے بجن کے، اس لیے بھیجے بچے لوگوں نے مسجد میں. آپ کا کہ آپ ٹھیک ہے جو پولیٹکا میں کچھ نہیں ہے، لیکن جو بچہ یا تو آئے نا سیاست کر رہے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں یہ ہمارے مدارس کے بچوں کو مدارس کو یہ خراب کرنا چاہ رہے ہیں. اور دوسری بات مولانا صاحب کی کل آپ نے تقریر سنی کہ انہوں نے کل، اچھا ایک تو جب گئے تھے پچھلے دھرنے میں انہوں نے کہا تھا میری بات ہو گئی ہے، مارچ میں چلا گیا. بھائی مارچ تو پچھلے سال کا گزر گیا، ابھی 2020 کا 21 آ گیا. ستمبر میں تحریک شروع ہوئی اور پہلے کہا کہ جی دسمبر کراس نہیں کرے گا.
दिसंबर क्रॉस नहीं करेगा। अजीब एक माहौल बन गया था कि दिसंबर में फारिग, बिलावल साहब भी फरमाते थे, मरीम नवाज और मौलाना साहब भी। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी 8 तारीख को आर होगा या पार होगा, 13 को लाहौर में आर होगा या पार होगा। उसके बाद कहा कि जी 31 जनवरी को लॉन्ग मार्च किया जाएगा और उसके बाद ना कुछ भी नहीं रहेगा और तबाही बर्बाद खत्म कर देंगे, हम हुकूमत चली जाएगी, इस्तीफा दे दो, 31 से पहले इस्तीफा दे दो। अपनी टांगे कांपती हैं इनकी और इस्तीफा हमसे मांगते हैं। तो कल मौलाना साहब ने अपनी तरतीब बयान किया, मैं एक डेट वो देना भूल गया, वो मैं आज देना चाहता हूँ। मौलाना साहब ने इस्लामाबाद धरने की डेट भी उन्होंने अनाउंस करनी थी, वो भूल गए हैं, तो मुझे ये पता चल गया, मैं अनाउंस करना चाहता हूँ, क्योंकि सारी डेट्स उन्होंने दे दी। 31 जनवरी डेट थी, मौलाना फजल रहमान के अपने अल्फाज हैं, तकरीर सुनिएगा। उन्होंने कहा जी 21 जनवरी को कराची में इसराइल मार्च होगा, 5 फरवरी को रावलपिंडी में, 9 फरवरी को हैदराबाद में। अरे भाई 21 जनवरी के दरमियान और 5 फरवरी में 31 जनवरी आता था, उस दिन तो आपने धरना करना था। वो कहाँ गया धरना? इस्लामाबाद वाला आए ना, कल आपका देख लिया, लोगों ने रिजेक्ट कर दिया कल इलेक्शन कमीशन के सामने। आइए वो 31 जनवरी आपने ऐलान किया था। याद रखो इन नौसरबाजों को, ये नौसरबाज मुल्क में अफरा तफरी पैदा करना चाहते हैं। ये नौसरबाज सियासतदान, ये डाकू, ये लुटेरे, ये चोर, ये मुल्क में अफरा तफरी पैदा करना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कहाँ गई आपकी? मिंबर पे खड़े होकर भी आप लोग झूठ बोलते हैं मौलाना साहब। आपको मौलाना साहब कहना बस अल्लाह ही माफ करे मुझे। मैं कहना चाहता हूँ 5 फरवरी, 9 फरवरी को हैदराबाद, 31 फरवरी को सियालकोट, 16 फरवरी को पशीन, 23 फरवरी को सरगोदा और 27 फरवरी को पशीन। हाँ जी 27 फरवरी को। और मौलाना साहब कल भूल गए हैं 31 फरवरी को जो है वो इस्लामाबाद में धरना होगा मौलाना साहब का। सारी डेट्स तो दे दी है। पीडीएम का धरना 31 फरवरी को होगा। मैं समझता हूँ चूंकि डेट तो दे दी, चलिए 31 जनवरी नहीं, 1 महीना और ले लें। इसका मतलब है कि इनका धरना नहीं होगा। वो डेट ही नहीं आएगी कि जब ये वहां धरना करके करे। कल इन्होंने देख लिया जो इनका हशर था। मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा हम इस्तीफे देंगे, अंगूठा। इन्होंने कहा कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, इलेक्शन लड़ रहे हैं। सेनेट में हिस्सा नहीं लेंगे, सेनेट में हिस्सा ले रहे हैं। इनके मौलाना साहब का साहबजादे असेंबली में मौजूद, मौलाना साहब के एक भाई अपोजिशन लीडर। मैं कहना चाहता हूं पहले अपने इस्तीफा तो दे दें, अपने इस्तीफे तो दे दें। और मरीम नवाज साहिबा तो सफदर रहमान को इस्तीफा दिलाए ना, मतलब घर से तो स्टार्ट करें आप लोग। मैं कहना चाहता हूँ पीडीएम के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है और सिंध में पीपल्स पार्टी के तारीख के साथ करप्शन सामने आ चुकी है। अब मैं बिलाल साहब से कहता हूँ बात करें, उसके बाद मैं आपको जवाब देता हूँ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, पार्टी लीडरशिप, हमारे सीनियर पार्टी मेंबर्स, उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस किया और मुझे एक अहम जिम्मेदारी दी गई है एज अ पार्लियामेंट्री लीडर सूबा सिंध में, असेंबली में। मैं कोशिश करूँगा कि तमाम MPs हम मिल के एक बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो परफॉर्मेंस है उसको फ्लोर ऑफ द असेंबली पे एक्सपोज करें और जो सिंध के जो इश्यूज़ हैं उसको सिंध की आवाम तक बेहतर तरीके से पहुंचा सकें। जिस तरह हलीम आदिल शेख साहब ने आपको तमाम चीज़ें बताई, मैं कुछ चीज़ें आपको फेक अकाउंट्स और पेंशन अकाउंट्स में जो मिस अप्रोप्रिएशंस हुई हैं उसके बारे में आपको थोड़ी सी डिटेल्स बता दूं। जिस तरह आप सबको पता है कि एक JIT आई थी और ये JIT पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं बनाई थी। उस वक्त के इंटीरियर मिनिस्टर चौधरी निसार के हुक्म पे, आपको मशहूर ज़माना एक केस याद होगा अयान अली का, उसके बाद से ये फेक अकाउंट्स केस सामने आए। और जब आप फेक अकाउंट्स केस को आपने वो JIT रिपोर्ट आई तो उसमें पता चला कि 40-42 अकाउंट्स हैं जिसमें सर्कुलर ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। पैसा एक अकाउंट में आ रहा है, दूसरे अकाउंट्स में जा रहा है, वो अकाउंट से तीसरे अकाउंट में जा रहा है, वो पैसा वहीं से घूम रहा है। और ये तकरीबन 42 अकाउंट्स थे जिसमें ये सिंध का डेवलपमेंट बजट का उसका पैसा उसमें जा रहा था। जब बाद में डिटेल्स देखी गई तो बिलावल भुट्टो, बख्तावर, इवन जो सदके के बकरे हैं उनकी पेमेंट उन अकाउंट से की जा रही थी। तो बाद में जब डिटेल्स देखी गई तो पता चला कि ये जरदारी सिस्टम के अकाउंट्स हैं और इसके पीछे ओमनी ग्रुप है। अच्छा, मजे की बात है, ये कहते हैं कि हमने कोई करप्शन नहीं की, ये सिर्फ इल्जामात हैं, ये सिर्फ अजम्पशंस हैं। भाई साहब, जब आप लोगों की करप्शन साबित हुई तो आप लोग गए प्ली बार्गिन के लिए। आपने देखा पिछले दिनों पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्ली बार्गिन हुआ
9 अरब रुपए का। और ये सबको पता है कि उसके पीछे फ्रंटमैन कौन था? ओमनी ग्रुप और जरदारी सिस्टम के लोग। अगर इन्होंने करप्शन नहीं की तो 9 अरब रुपए की प्ली बार्गेन क्यों की? इन्होंने माना इन्होंने कि हमने करप्शन की है और 9 अरब रुपए की प्ली बार्गेन की। फिर आते हैं ये फेक अकाउंट्स केस पे। इसमें जो आपकी सिंध की जो पैसा है, जो पेंशन का पैसा है, किस तरह अवाम का पैसा लूटा गया है। 147 अकाउंट्स खोले गए, फेक अकाउंट्स केस है। वही फेक अकाउंट्स केस की तरह इसमें भी फेक अकाउंट्स खोले गए। जिनके अकाउंट्स खोले गए उनको पता ही नहीं कि उनके अकाउंट्स खुले। जब उनसे तहकीकात की गई तो बेशतर लोगों ने उन अकाउंट्स को मानने से इनकार कर दिया। जो डॉक्यूमेंट्स हैं उससे पता चलता है कि अरबों रुपए की जो है ना हेरा फेरी हुई है, और एक ही फैमिली के उनके रिश्तेदारों को पैसे अकाउंट्स में शिफ्ट हुए। इसमें इन्वॉल्व कौन है? आपके डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर्स, प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिसर्स हैं। उनकी मिली भगत से सिंध का पैसा ट्रांसफर हुआ है। और ये पैसा कब ट्रांसफर हुआ है? 2012 से 2017 तक। ये हम नहीं कहते, ये डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं कि किस अकाउंट में कितना पैसा ट्रांसफर हुआ है। अच्छा, मजे की बात, क्या आप वो जब डिटेल्स देखें तो वो ही एक प्रोमिनेंट फैमिली जिसका हलीम आदिल साहब ने जिक्र किया, उन्हीं के रिश्तेदारों में, उन्हीं के फैमिली मेंबर्स में वो अकाउंट्स ट्रांसफर हो रहे हैं। अच्छा, जब हम सवाल करते हैं तो वो कहते हैं नहीं 20 अरब नहीं थे, 2 अरब थे। भाई क्यों 2 अरब भी थे? यानी वो 2 अरब जायज है, 20 अरब जायज नहीं है, ये इनकी मंतक है। अच्छा, इसमें सारे इन्वॉल्व कौन है? आपके 19 और 20 ग्रेड के ऑफिसर्स जो सिंध हुकूमत की मशीनरी है। इसमें आपके जो मौजूदा सेक्रेटरी फाइनेंस है वो भी मौजूद है। हसन नकवी साहब ने प्ली बार्गेन ली हुई है, उन्होंने लिख के दिया है और उन्होंने प्ली बार्गेन की है। 12 मिलियन रुपए की उन्होंने बार्गेन की है। अच्छा, मजे की बात, सिंध हुकूमत से सिंध हाई कोर्ट ने 500 लोगों की फहरिस्त मांगी जिन्होंने प्ली बार्गेन की है। 93 लोगों की लिस्ट जो है वो शेयर की गई, बाकी लोगों की शेयर नहीं की गई। जब हम असेंबली में इनसे सवाल पूछते हैं तो सेशन एडजर्न कर दिया जाता है। पिछले दिनों भी हमारी एक कॉल अटेंशन आई और मिनिस्टर साहब ने उसका जवाब नहीं दिया और आए शाएं बाई करते रहे। हमें बताया जाए कि इन 500 ऑफिसरों के साथ क्या किया गया। और ये सारे 19 और 20 ग्रेड के ऑफिसर्स हैं जो फाइनेंस, एजुकेशन और दूसरे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं। जब ये तनख्वाह लेते हैं सिंध हुकूमत की और इनके असासे बिलियंस ऑफ रुपीज में, तो इनकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए ना कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है और ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं 19 और 20 ग्रेड के ऑफिसर्स हैं, इनके पास बिलियंस ऑफ एसेट्स इनके पास कहां से बने। हम डिमांड करते हैं कि जितने सिंध ऑफिसर्स हैं, जितने इनकी सबके एसेट्स डिक्लेयर होने चाहिए और पब्लिश किए जाएं। जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वफाक में हमारे जो SAPM है सारे एडवाइजर्स के और स्पेशल एडवाइजर्स की सबके एसेट्स पब्लिकली डिक्लेयर हुए हैं। ये होती है ट्रांसपेरेंसी। फिर कहते हैं कि हमारी यहाँ कोई करप्शन नहीं है, ये सिर्फ इल्जामात हैं। ये जो कल रेफरेंसेस बने हैं ये वही रेफरेंसेस की कड़ी है जो 2017 में फेक अकाउंट्स केसेस की हैं। अगर आप उसको डिटेल्स देखें तो वही लिंक बनता है और इसके पीछे सारा का सारा जरदारी सिस्टम। और मैं आपको ये बताता चलूं, जिस तरह हलीम भाई ने बताया कि 2500 अरब रुपए का डेवलपमेंट बजट सिर्फ आया है पिछले 10 साल में सिंध हुकूमत की। आपको लगता है सिंध में 2500 अरब रुपए कहीं लगा है? सिर्फ डेवलपमेंट बजट। और तकरीबन 3900 अरब रुपए से ज्यादा पिछले 10 साल में NFC में से सिंध हुकूमत को NFC से पैसा दिया गया है। और फिर कहते हैं NFC। इनको पैसा मिलता है लेकिन डेवलपमेंट बजट के पे पैसा जाता है लेकिन लगता नहीं है। बजट बुक्स में आ जाता है पैसा रिलीज एलोकेटेड, लेकिन ग्राउंड पे जाके देखें तो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ होता, एग्जीक्यूशन नहीं हुई होती। ये इनका करप्शन का तरीका है। इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में हम इनकी करप्शन को भरपूर एक्सपोज करेंगे, असेंबली के अंदर भी और असेंबली के बाहर भी। आप सब लोगों का शुक्रिया। अच्छा हलीम आदिल शेख साहब, आपने जिस तरह जिक्र किया, क्या ऐसी वजह आ गई कि खान साहब जो है वो इसराइल की मोहब्बत में बहुत है कि मौलाना का जो इसराइल के खिलाफ मार्च है PTI के खिलाफ नहीं है। दूसरा ये कि बनी गाला में जो
को करप्शन हुई, जो उसके जो रेगुलराइज किया गया, उसका केस अभी तक मुराद अली शाह पर नैब ने नहीं बनाया। वजह क्या है कि नैब जो है वो मुराद अली शाह को फेवर कर रही है, बनी गाड़ा का केस नहीं बना रही? देखिए, मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब से पूछना चाहता हूँ, मौलाना साहब कौन इसराइल को, क्या हो गया, इसराइल कहाँ से आ गया, इसराइल को कौन मंजूर करे, बताए तो सही। आपको ख्वाब में क्या नजर आ गया? वजह क्या देख लिया आपने? वो डरावना ख्वाब देख लिया। ये नवाज शरीफ नहीं है, उठ जाइए मौलाना साहब, नींद से जागो, नींद से जागो। नवाज शरीफ वजीर आजम नहीं है, इमरान खान है। नवाज शरीफ होता तो इसराइल को कबूल कर सकता था। इमरान खान तो रियासत मदीना बनाना चाह रहा है। इमरान खान तो यूनाइटेड नेशन में हर फोरम पर कह चुका है कि हम कायद आजम के अकवाल पर, कायद आजम के फैसलों पर खड़े हैं कि जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता, जब तक कश्मीरी नहीं जब तक मसला फ़लस्तीन हल नहीं होता, जब तक फ़लस्तीनी इसराइल के साथ जो ताल्लुक चाहेंगे वही पाकिस्तान का ताल्लुक होगा। तो मौलाना साहब ख्वाब से उठे, ये 2021 है, आप पता नहीं 2015-16 में चले गए। पता नहीं हलवे में क्या खिला दिया, किसी ने क्या मिला दिया हलवे में, पता नहीं क्या खिला दिया या हलवे में क्या मिला दिया, जो मौलाना साहब आज हम इमरान खान की हुकूमत समझ रहे हैं, वो नवाज शरीफ की समझ रहे हैं। इमरान खान की हुकूमत है। हसन नकवी का आपने पहले भी जिक्र किया और गुलाम भाई ने भी जिक्र किया, जबकि तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्दाबाद का कहना है कि हसन नकवी ने कोई प्ली बार्गेनिंग नहीं की, बल्कि अदालत में उनका केस गया था और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला मौजूद है जिसमें वो किसी भी वजह से कोई कसूरवार नहीं है। मैं समझता हूँ कि मुर्ताबाब साहब का कसूर नहीं है। वो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा तनख्वाह लेने वाले मुशीर हैं, सबसे ज्यादा तनख्वाह, मतलब कि 25 वजीरों जितनी तनख्वाह एक मुशीर की है। भाई तनख्वाह हलाल तो करनी है ना यार। वो सारी करप्शनों की सिर्फ कोई अच्छा सा क्लीन शेवन फेस दिखाना तो है ना, आगे बता, झूठ बोलना क्या बेचारे भाई का, हमारा साथी है, लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो मुर्तजा भाई, लगे रहो अपनी नौकरी चलाते रहो, हमें क्या भाई, ठीक है मुर्तजा से कुछ, लेकिन अगर हमें गलत काम है कोर्ट में चैलेंज करने जाएंगे, हमारे पास लिस्ट मौजूद है। और दूसरी बात, साईं तो साईं के सेक्रेटरी भी साईं मुराद अली शाह के साथ कोई बंदा वो हो ही नहीं सकता फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो टेक्निकल करप्शन ना करता हो। साईं मुराद अली शाह के साथ जितने उनके सीएम हाउस में लोग सारे टेक्निकल करप्ट, कुछ तो होते हैं बेचारे वो अनाड़ी करप्ट होते, पकड़े जाते हैं फौरी तौर पे। ये वो है 13 साल बाद पकड़े गए। मुराद अली शाह 13 साल बाद आता है, तेल लगाया हुआ है, इधर से पकड़ो स्लिप, इधर से पकड़ो स्लिप, इधर से पकड़ो स्लिप। तो सेक्रेटरी भी उनके वो होते हैं जो टेक्निकली करप्शन करते हैं। हसन नकवी साहब ने बिल्कुल वो उन्होंने प्ली बार्गेन की है, नैब को उन्होंने पैसे वापस दिए हैं। अगर उन्हें इतराज़ है हमसे पूछे। और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे ऑफिसर्स ने, बहुत सारे डिपार्टमेंट क्यों बैठे हुए हैं आज इस पेंशन केस का जो असल बंदा है, आपको देखी होगी आपने, एक शेख था पता नहीं कोई, जिसके घर से हैदराबाद में सोने चांदी पता नहीं क्या कुछ निकला था, डॉलर, वो दोबारा डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर जामशोरो है। मतलब जो फेक इस वाले के पेंशन केस का जिम्मेदार, जहां से जिसके घर से जब ये सोने चांदी डॉलर रुपए निकले, उसको उसकी शाबाशी के ऊपर डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स अफसर जमशोरो लगा हुआ है। तो मैं कहना चाहता हूं अगर हसन नकवी ने प्ली बार्गेन ना की होती, कुछ कमाया ना होता, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाने की जरूरत कोई अच्छा बंदा लग सकता। देखिए, मैं समझता हूँ कि मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की शहादत एक बड़ा अलमिया था एक मुल्क के लिए। मैं मुस्लिम दुनिया की अच्छी खातून थी, अच्छी लीडर थी, लेकिन उसको जिस अंदाज से उनकी शहादत को इस्तेमाल किया गया, वो तो ठीक है कि किसने कराया, वो भी बिलावल साहब 5 साल हुकूमत में रह के चले गए, 13 साल से यहाँ अपने अम्मा के, अपनी वालदा के कातिल तो ला नहीं सके सामने। लेकिन मैं समझता हूँ कि आपने जैसे बात की, भी आपने सवाल किया कि रिकॉर्ड जो है वो कंप्यूटराइज नहीं हो सके। ये सारे आपको पता है कि इन इलाकों में माफियाज का कंट्रोल है, इन इलाकों का रिकॉर्ड लोगों के हाथ में है। मतलब ये, और ये मखसूस ग्रुप्स को, मखसूस लोगों को, मखसूस बिल्डर्स को, मैं नाम ले दूंगा तो टीवी मेरा लाइव कट नहीं होगा, उनको फैसिलिटेट करने के लिए ये रिकॉर्ड कंप्यूटराइज नहीं किया जा रहा। मैं कहता हूँ किया ही नहीं जा रहा, रिकॉर्ड है ही नहीं। रिकॉर्ड लाल बस्तरों डब्बों उसमें बांध के इनके घरों में मौजूद है।
जिसको मतलब है क्या कहते हैं कि वो जिसको पिया चाहे वही सुहागन। तो मैं समझता हूँ ये इसमें ये माफिया स्टाइल में ये सरकारी ज़मीन की बंदर बांट करना चाह रहे हैं। इस माफिया स्टाइल के अंदर ये सरकारी ज़मीनें जो है लोगों को देना चाह रहे हैं। ये माफिया स्टाइल के अंदर सारी करप्शन करना चाह रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह हम इन्हें बेनकाब करेंगे। और मैं छोटी सी बात ऐड करता चलूँ, आप ब्रॉडशीट चूँकि पता नहीं है ना किसी को, हमने कहा बार बार बताते रहे। ब्रॉडशीट एक एनआरओ थे दो, एक एनआरओ ब्रॉडशीट में नवाज शरीफ ने लिया, मतलब उस वक्त 800 अरब के असासे थे, 800 अरब के 2000 में। जब वो वजीर आजम बन गया उसके बाद कितने होंगे? एक एनआरओ दिया नवाज शरीफ ने, दूसरा दिया एनआरओ मुशर्रफ ने, उसके साथ लिया जरदारी को दिया। मैं कहना चाहता हूं कि आज एनआरओ क्यों लिए जाते हैं? एनआरओ इसलिए लिए जाते हैं कि जब ये अरबों रुपए के केस पकड़े जाते हैं इसमें लोग आज़ाद हो जाते हैं। और ये जो हमसे नैब में जो कहते हैं बातचीत करो, नैब में जो तरमीम कराने चाह रहे थे उसमें कह रहे थे एनआरओ मनी लॉन्ड्रिंग को ख़त्म कर दो, 1 अरब से ज़्यादा की करप्शन को ख़त्म कर दो, 5 साल से ज़्यादा जो है नाअहली को ख़त्म कर दो। ये सारे वो काम कराना चाह रहे थे जिसके अंदर ये खुद फंस रहे थे। शेख साहब ये बताइएगा कि माजी में जिसके ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम लगे वो वज़ीर आला भी रहे हैं, उनमें मुराद अली शाह के वालिद भी कुछ शामिल हैं जो कई ऐसे तक जलावतन रहे। आप नहीं समझते कि मौजूदा वज़ीर आला का नाम ECL में दाखिल होना चाहिए? देखिए मैं उस पर आ रहा था, मेरी क्लोजिंग यही थी। और मैं समझता हूँ अगर देखिए वज़ीर आला पे लगते रहे, मैं इनके वालिद साहब पे बिल्कुल बात नहीं करूँगा। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। लेकिन कितने अफसोस की बात है, मैं कहता हूँ उनके बेटे ना साल फरमाइशें बेटों की इतने होंगी कि बेचारे वालिद साहब को भी, लेकिन वो मैं उनके बारे में अब्दुल्ला शाह साहब बुजुर्ग थे, बुजुर्ग सियासतदान थे, मैं बात नहीं करूँगा, छोड़िए उस पुरानी बात को, मैं क्लोज करूँगा। सर मैं कहना चाहता हूँ मुराद अली शाह साहब को अगर जो वो नज़र आते हैं, जो वो दिखाते हैं अपने आप को, जो पोर्ट्रे करते हैं, तो बिलावल भुट्टो भी कहते हैं बड़ा ज़बरदस्त मेरा बंदा मुराद अली शाह साहब। हमारे बाबर मान साहब के ऊपर रेफरेंस आया, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। अलीम खान साहब का रेफरेंस आया, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और दोबारा बेल करा के वापस। मैं समझता हूँ मुराद अली शाह साहब का नाम ECL में डाला जाए, ये भाग जाएंगे। और मुराद अली शाह साहब अगर जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, अगर उसूलियत पे यकीन रखते हैं, अगर इखलाकियात पे यकीन रखते हैं, तो बिलावल साहब की जिम्मेदारी है कि उनसे इस्तीफ़ा लें। और हम कहते हैं मुराद अली शाह इस्तीफ़ा दें, नहीं तो मुराद अली हम ऐसे शख्स को जिस पे ये फहरिस्त हो लंबी, जिसके ऊपर एक लंबी फहरिस्त हो करप्शन की, शुगर मिल सब्सिडी, ट्रैक्टर स्कीम, ठट्टा शुगर मिल, नूरियाबाद प्लांट, गंदम जखीरा, नूरियाबाद वो क्या कहते हैं रोशन सिंह प्रोग्राम। तो मैं कहना चाहता हूँ कि पावर प्लांट और ये जो पेंशन केस और इस जैसे बहुत सारे केसेस में इन सब के इल्ज़ामात इनके ऊपर है। नैब के रेफरेंस 1 बन चुके, बकिए सुने 7-8 बनने वाले हैं। मुराद अली शाह साहब को इस्तीफ़ा देना चाहिए, हमारी जान छोड़नी चाहिए, अपना हिसाब देकर दोबारा आना चाहिए। और अपने यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, बना दे किसी और को। मुराद अली शाह से इंशाल्लाह हम असम्बली में इस्तीफ़ा मांगेंगे। हम गो मुराद गो तहरीक चलाने जा रहे हैं। हम गो मुराद अली शाह गो, पूरे सिंध में आवाज़ बनेगी, पूरे सिंध का नारा होगा मुराद अली शाह। मैं फिर बताना चाहता हूँ ये एक पुर्जा है, पीछे वही जरदारी ग्रुप है, इसके पीछे बिलावल जरदारी को भी कोई मासूम ना समझे। अगर बिलावल जरदारी इनको ईमानदारी के सर्टिफिकेट देते हैं, इसका मतलब है इस गरीबों का पैसा का खून चूस कर जो पैसा आता है वो बिलावल जरदारी बेनिफिशरी उसके। देखिए ये गरीब लोग, आपने कहा कि जी कर्जे माफ़ किए जाएंगे गरीब लोगों के, आप नहीं जानते, आपको तो रिपोर्टिंग का हक ही नहीं है, आप इस्तीफा दे दीजिए। ये सारे गरीब लोग असेंबली में बैठे हैं बेचारे, ये सारे पैसे इनके पास जा रहे हैं। सारे गरीब लोग जिनको ये पैसे गए वो सीएम हाउस में बैठे हैं। ये सारे गरीब लोग जिनको ये इमदाद के पैसे गए वो बिलावल हाउस में बैठे हैं, वजीरों के घरों में बैठे हैं, पीपल पार्टी में बैठे हैं। आपको सिंध के गरीबों का नहीं पता? ये ज़कात का पैसा खा गए, कोविड का पैसा खा गए, राशन का पैसा खा गए, सलाब का पैसा खा गए। ये सारे गरीब लोग जो मुस्तहिकीन है, मैं कहना चाहता हूँ ये गरीबों के लिबाता पहने सब लोग, इन्हें कोई पैसा नहीं छोड़ना। ज़कात हलाल का, वो सलाब का पैसा हलाल, एड्स का पैसा हलाल, कुत्ते खस्ती करने का पैसा हलाल। ये तो लक्कड़ हजम पत्थर हजम ग्रुप है, ये इधर भेजी पैसे हुआ। शेख साहब ये बताएं कि मुराद अली शाह पे करप्शन का जो रेफरेंस दायर हो रहा है, इस पर आप खुश हो रहे हैं, तो एक जगह जो है जो चौधरी बिरादरान हैं उनकी फाइलें बंद हो रही हैं,
तो आप समझते हैं कि मुराद अली शाह का केस फाइल तक पहुंचेगा या ये फाइल भी बंद हो जाएगी आगे जाकर? देखिए जी, हम समझ सकते हैं कि नैब की प्रोसिक्यूशन को बेहतर होना चाहिए। हम समझ सकते हैं कि चूँकि जिनके केसेस होते हैं वो लोग करोड़ 2-2 करोड़ रुपए के वकील कर लेते हैं, लेकिन सामने नैब के पास उतना हमारा गवर्नमेंट जो है नैब को बाख्तियार कर रही है, नैब को चला नहीं रहे। अब मैं समझता हूँ इन्होंने नैब बना तो दी थी, लेकिन उसके दांत वांत निकाले हुए थे उन्होंने पहले, ताकि पकड़े ही कोई ना जाए। अब देखिए ना, सारे कल भी जरदारी साहब कहते मैंने पेश नहीं बना, मुझे इस्तिस्ना दे दो, मुझे सुनो नहीं। ये फारूक नाइब के जरिए चलते रहते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ऐसा होगा नहीं। और इन पर रेफरेंस दाखिल हो चुका है, मैं करेक्ट करता चलूँ, इन्वेस्टिगेशन में रेफरेंस दाखिल हो चुका है, और रेफरेंस दाखिल होने के बाद मुराद अली शाह साहब को इस्तीफ़ा देकर घर जाना चाहिए, क्योंकि सिंध के 6 करोड़ अवाम का मुस्तकबिल उस शख्स के हाथ में नहीं दे सकते जिसकी करप्शन साबित हो चुकी है। थैंक यू सर।